14 मार्च से शुरू होने वाले दूसरे चरण 8 अप्रैल तक चलेगा, जहां बजट के सत्र में मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तो वही संबंधित विभागों के मंत्री उत्तर देने का काम करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि बजट पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के साथ सभी विभागों की अनुदान मांगों और वित्त विधेयक को पारित किया जाएगा। वहीं बताते चले कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज यानी 2 फरवरी को शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए उनसे बजट की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। वहीं इस दौरान पीएम बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर देश भर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और 1 घंटे के अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संसद में पेश हुए बजट की बारीकियों के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वही संबोधन के पीछे पीएम का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को बजट से जुड़ी तमाम उपलब्धियों की जानकारी देना है, जिससे जब कार्यकर्ता जनता के बीच जाए तो वह नागरिकों को सही जानकारी देने का काम करे। राजधानी पटना के व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में अनंत सिंह की पेशी हुई। दरअसल लदमा स्थित पैतृक आवास से AK-47 हैंड ग्रेनेड बरामदगी सहित कई मामलों में सुनवाई चली। वहीं सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान अनंत सिंह ने कहा कि एमएलसी चुनाव में राजद की जीत होगी। साथ ही उन्होंने मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एनडीए में उन्हें धोखा मिला है। अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन ही गए थे, लेकिन नीतीश कुमार चोरी से मुख्यमंत्री बने हैं। 3-4 को हम नामों सुने। जीतन राम मांझी का नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, लगता है कि वो सब दिन सबको धोखा ही देते रहे। बेकार है, जनता की सेवा करने के लिए कुल नहीं आया है। हाँ। अपना परिवार को पद लेने के लिए जब जब इलेक्शन आता है तो छिड़ जाता है। ऐसे करेंगे तो फिर कुछ देगा, ऐसे करेंगे तो फिर कुछ देगा। बिहार के इतना नेता सरल है तो सबको लेता है, पार्टी में लेना नहीं चाहिए। लगता है कि सबको लोग धोखा ही देते हैं। मांझी जी हो, सहनी जी हो, सबको धोखा ही देते हैं। उन्हें पता है कि अपना परिवार ले मर रहे हैं, जनता को कोई। अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने मुकेश सहनी को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी भागकर जहां जाएंगे, रहना उनको एनडीए में ही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें मंत्री बनाया गया है, वही बहुत है। एमएलसी सीट उन्हें क्यों कोई देगा। वहीं बिहार में एनडीए अटूट है। मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी का तो कैंडिडेट था नहीं, वो तो भाजपा का कैंडिडेट था, उनको कैंडिडेट नहीं मिला तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया, इनको दल से लड़ाओ। तो भाग के क्या करेंगे, कहाँ जाएगा? जो भी सम्मान मिल रहा है वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। वो एमएलसी सीट मांग रहे हैं 24। अरे क्यों देगा एमएलसी सीट उसको? क्यों देगा? तुमको मंत्री बना दिया भाई, वाह काफी हो गया। तो उसका कैंडिडेट है, निकल जाए दल से, मंत्री पद से खत्म हो जाएगा, हीरोपनी खत्म हो जाएगा। उससे टूटना फूटना नहीं है। मांझी जी भी इधर, मांझी जी समझदार व्यक्ति है, हर बात उनको मंत्री बनाए, उनके बेटों को लाए, सबको लाए, ये सब बात है। अब बहुत कुछ खोजे जाए तो नहीं मिलेगा, ये सब नहीं। सरकार टूटने वाली, सरकार 5 साल तक जमकर चलेगी। एमएलसी चुनाव में राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन में बढ़ती दूरी के बीच कटिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार यादव कटिहार से प्रत्याशी होंगे और जल्द ही इसके विधिवत घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अब शिक्षकों को मुखबिरी के फरमान को तारिक अनवर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गठबंधन से अलग होकर ये फैसला ले लिए या फिर हम लोग चाहते थे गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी की तरफ से जो बातें आ रही है, जो खबरें आ रही है, जो वो अकेले जा रहे हैं। वैसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपका भी लोग यादव जी बहुत 3-4 महीने से वो काम कर रहे हैं और
इसलिए उम्मीद है कि पार्टी उनको अपना विधिवत कैंडिडेट घोषित करेगी। सर एक आखिरी सवाल है, पूरे बिहार में एक बार फिर से जो है शिक्षकों को जो है शराब की बोतलें ढूंढने के लिए कहा गया है, क्या? बहुत दुखद है। और शिक्षक पढ़ाने के लिए होते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए होते हैं, और उनसे इस तरह का काम लेना अनुचित है। चलिए यहाँ रुक कर लेते एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो यहाँ एक बड़ी खबर, जहाँ बिहार में 5 फरवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। तो एक बार फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है, जहाँ 7 फरवरी से खुल सकते हैं सभी स्कूल और कॉलेज। तो बिहार को भी अनलॉक करने की जो बातें है वो सामने आ रही है, जहाँ 100% बच्चों शिक्षकों की उपस्थिति जो है वो दर्ज की जाएगी। तो जहाँ सीएमजी की बैठक में होगा आखिरी फैसला। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है और बिहार में 5 फरवरी को ये बैठक होने वाली है। तो अब बिहार को भी अनलॉक करने की बातें जो है वो सामने आ सकती है और 7 फरवरी को खुल सकते हैं सभी शिक्षक संस्थान जो है और 100% बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति के साथ स्कूल खोल। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 5 फरवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो उत्कर्ष, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है, तो क्या बिहार को भी अनलॉक किया जा सकता है? बिल्कुल एकता, देखिए बिहार में लगातार कोरोना का जो दर है वो कम होते जा रहा है। आए दिन जो संक्रमित मरीज की संख्या जो है वो कम हो रही है। ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होनी है 5 तारीख को, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और तमाम जिला अधिकारी जो रहेंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। हालांकि इस बार कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और तमाम जगहों का मुआयना करेंगे और पता करेंगे कि बिहार में किन जिलों में किस तरीके की स्थिति है। हालांकि अगर तमाम जिलों की स्थिति सामान्य रही तो कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि शैक्षिक संस्थान जो है वो खुल जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस जो है खुल जाएंगे और अनलॉक की तरफ बिहार बढ़ता चला जाएगा। जी उत्कर्ष, शिक्षण संस्थान जो है उसको खोल दिए जाएंगे और ऐसी कौन कौन सी प्रतिबंधियां हैं जिनको हटा दी जाएगी? हाँ बिल्कुल एकता, देखिए जिस तरीके से बिहार में हालांकि जो लॉकडाउन जैसी स्थितियां कुछ हद तक ही लगाई गई थी कि जो दुकानें थे जो 8 बजे तक खुलते थे, हालांकि उसे 10 बजे तक किया जा सकता है, लेकिन नाइट कर्फ्यू फिलहाल 10 दिनों तक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सूत्र के मुताबिक कि 10 दिन और जो है वो नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि उससे पहले जो दुकानें हैं वो 8 बजे से 10 बजे तक के लिए एक्सटेंड कर दी जाएंगी। जी उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 5 फरवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है और बैठक में कई अहम बातें जो है वो सामने आ सकती है। बिहार को अनलॉक करने की भी बातें जो है वो सामने आ रही है और सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की बातें भी सामने आ रही है। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटी भी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे।
समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं गोपालगंज की, जहां गोपालगंज के भोरे रेफरल अस्पताल में अपने बकाया भुगतान की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य प्रबंधक को घेर लिया, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस को मौके पर आना पड़ा। वहीं बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्वास्थ्य प्रबंधक अखिलेश कुमार दुबे द्वारा उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है और साथ ही संबंध में बात करने पर उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहीं अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवकांत ने आशा कार्यकर्ताओं को काफी समझाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। हम आप लोग के साथ नहीं है, कभी किसी आदमी से घूस मांगते हैं पैसा। मुजफ्फरपुर में नए वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने पदभार ग्रहण किया। वहीं संजय प्रकाश पदोन्नत होकर हरियाली मिशन पटना में योगदान देके, आपको बता दें कि इस मौके पर संजय प्रकाश ने विदाई समारोह भी आयोजित किया। वहीं नए डीएफओ अधिकारी का स्वागत कर उन्हें पदभार ग्रहण किया गया। वहीं समारोह में मुजफ्फरपुर अंचल के वन संरक्षक सुधीर कुमार कर्ण, डॉक्टर राजीव रंजन और प्रधान लिपिक अश्विनी कुमार शाही उपस्थित रहे। दानापुर में अपराधियों ने 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जहां घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि दोनों व्यक्ति घर से निकलने के बाद लापता थे, जिसके कुछ दिन बाद उनका शव एक पुल पर मिला। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की तलाश करने में जुट गई है। शाहपुर थाना क्षेत्र में 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है, जिसमें कि बुलेट से इंजरी हमको मिला है और अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर, हत्या क्यों हुई होगी और किस चीज़ से की? प्रथम दृष्टि लग रहा है कि इसमें क्लोज रेंज से फायर शॉट किया गया है। अन्य बात होती है, सबका अनुसंधान अभी जारी है। एक बार हल्ला गाँव में हुआ कि मर्डर हो गया। हम आए तो अपने सब परिवार अपना आता था। कब से ये लोग गायब थे? 6 बजे से का तो गाड़ी सुने पता कि 6 बजे से रात नहीं गए हैं घर। सुपौल में बहन को परीक्षा दिलाने बाइक से जा रहे भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं परीक्षार्थी बहन भी घायल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामला त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बगला बहेली सड़क मार्ग का है, जहां दोनों भाई बहन मोटरसाइकिल से घर से इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र पर जा रहे थे, जहां विपरीत दिशा में तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। मेरे पास आया, वो जो है आरटीए पेशेंट है, घर उसका कुमाई है, नाम उसका सितारा कुमारी है और बाइक से एक्सीडेंट होने से जो है भाई स्पॉट डेथ हो गया। वार्ड नंबर 11 के मनोज जी जा रहे थे एग्जाम दिलवाने अपने सिस्टर को। एक अज्ञात पिकअप वाला पता चला कि उसके सर पे चढ़ा दिया और उसका स्पॉट डेथ हो गया। बक्सर के अमसारी में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में कार्रवाई तेज है, जहां जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है, जिसके तहत मंगलवार को झुन्ना पाठक सहित 2 अन्य की गिरफ्तारी हुई। जहां एसपी ने बताया कि झुन्ना पाठक के द्वारा ही होम्योपैथ की वैसी दवाई सप्लाई की जाती थी, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 90% से अधिक रहती थी, जिसका उपयोग शराब बनाने में किया जा रहा था। वहीं पकड़े गए लोगों के पास से नकली नोट और फोन भी बरामद किया गया है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आगामी सत्र से स्कूलों में कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन कराने का निर्णय लिया है। इसकी सूचना बोर्ड द्वारा सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। वहीं परीक्षा 26 फरवरी 2022 से शुरू हो रही है और 3 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। वहीं प्रायोजित परीक्षा भी बोर्ड द्वारा अगले दिन 4 मार्च को आयोजित कराई जाएगी। अब तक बोर्ड द्वारा पहली स्तरीय परीक्षा मैट्रिक परीक्षा ली जाती थी। बसंत पंचमी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल मां सरस्वती की प्रतिमा जो है वो अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। ऐसे में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फरवरी को वसंत पंचमी का त्योहार है, जब पूरा देश विद्या की दात्री मां सरस्वती की पूजा अर्चना करेगा, वीणा वादनी को नमन करेगा। वहीं वसंत पंचमी को लेकर शिल्पकारों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मां की प्रतिमा को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुंगेर में भी इन दिनों सरस्वती पूजा की तैयारियों की धूम है, लेकिन इस बार पारंपरिक ढंग से बनाए गए मिट्टियों की मूर्तियों का मुकाबला प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं से होने वाला है, जिस पर मूर्तिकारों का मानना है कि मिट्टी की मूर्ति पूजा के लिए शुद्ध होती है। ये जलवायु को हानि नहीं पहुंचाता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जलवायु के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। जो पहले जमाना में आदमी ले जाता था 150 में, वही धीरे धीरे 100 रुपया बढ़ते बढ़ते अभी तक इतना तक आया है। अच्छा। इस वाला में तो वो तो शुद्ध चीज नहीं है, पानी में नहीं गलेगा न थी होगा, ये तो पूरा गल जाएगा। अच्छा। और इसमें जैसे पेंट में भी जाए इसका कोई खराबी नहीं है, इसलिए कि इमली का आटा का बिच्चा का रंग इसमें दिया जाता है। अच्छा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, रंग में भी या पानी में विसर्जन हो गया तो ऐसा कोई बात नहीं है। आटा का लय बना करके इसमें सब सटा जाता है। और कोई ऐसा चीज नहीं है कि इसमें प्रदूषण वाला काथी हो। वहीं राजस्थान के जोधपुर से आए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने में माहिर कारीगरों ने बताया कि सरस्वती पूजा से 2 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। एक मूर्ति बनाने में करीब 600 रुपए तक का खर्चा आता है और बाजार में इसकी कीमत 800 रुपए से 1500 रुपए तक हो जाती है। प्लास्टर से दोनों फायदा है, इधर मिट्टी का सुना तो मिट्टी का शुभ होता है, तो वही दोनों पेरिस और गंगा का मिट्टी दोनों मिक्स करते हैं। कितने दिनों में ये बन जाता है? ये बनाना में महीना भर लगता है। अच्छा। 1 महीना बनाते हैं, 1 महीना कलर पेंट होता है और ज्यादातर 30-40 एक मूर्ति में 30-40 रुपया मिलता है। राजस्थान से यहाँ बनाने आते हैं? पाली जिला है, जोधपुर राजस्थान है, वहाँ से बनाने आते हैं। राजस्थान है, पाली जिला जोधपुर है। वहीं जानकारों का मानना है कि हिंदू सनातन धर्म में पूजा के लिए शुद्ध सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज दुर्भाग्य से हम अज्ञानता के वश दर्शन के वजह प्रदर्शन में ज़्यादा चले गए, दिखावे में ज़्यादा चले गए और इसका परिणाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का हमारे जीवन में प्रवेश। हाँ, घर में शोभा की वस्तु बना के पूजा करना, रखना है, ध्यान एकाग्र करके रखना है तो हाँ तक चलेगा, लेकिन ये पूजा करके विसर्जित करने की जहाँ बात आती कि पूजा किया और विसर्जित कर दिया तो निश्चित रूप से जहाँ वो विसर्जित करेंगे उसका वो नष्ट नहीं होगा। नदी नाला तालाब या गंगा में अगर हम विसर्जित करते हैं तो प्रदूषित होगी, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ तो कभी नष्ट ही नहीं होगी, जो हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए घातक है। भारत की पहचान हमारी परंपरा और संस्कृति ही है, खासतौर पर जब बात धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हो तब इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए।
आधुनिकता के बजाय पारंपरिक विधियों को अपनाना चाहिए, जो पर्यावरण के साथ साथ आपके लिए भी हितकारी होते हैं। DTV भारत के लिए मुंगेर से इम्तियाज की ये रिपोर्ट। बात कर ली यूपी की खबरों की, जहां यूपी में के संभल में वोट मांगने पहुंचे भाजपा विधायक अजीत कुमार का जमकर विरोध हुआ। जहां विधायक के सामने ही ग्रामीण ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक के काफिले के सामने आवारा पशुओं को भी छोड़ दिया। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में 25 और 26 जनवरी की रात में देशी शराब के ठेके से खरीदी गई शराब के सेवन से हुई 11 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से ढक्कन, रैपर और तैयार की हुई शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। वहीं मामले का मुख्य अभियुक्त अभी पुलिस के पकड़ से दूर है और उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। वहीं उसकी तलाश भी जारी है और अब मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।